हेलो स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट जो कि एमबीए थर्ड सेमेस्टर का है। इसका हम सारी ऑल 5 यूनिट्स का एक क्विक रिवीजन करेंगे, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट कोई एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट में ऑफ़र की जा रही है कंज्यूमर्स को, जो उनकी नीड को और उनकी वांट को सेटिस्फाई कर रही है। बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, टेंजिबल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स भी होते हैं। हम भी हमारी डेली रूटीन डेली लाइफ में बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। टेंजिबल प्रोडक्ट्स वो हैं जिन्हें हम फिज़िकली छू सकते हैं, जिन्हें महसूस किया जा सकता है। इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स वो हैं जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते, बट वो एक तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। कुछ प्रोडक्ट्स के कुछ प्रोडक्ट के एग्जांपल इट्स लाइक जैसे टीवी है, वॉशिंग मशीन्स है, पेन्स हैं, बुक है, आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स में ही आते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्ट को कुछ लेवल्स में डिवाइड किया गया है, आगे हम इनमें पढ़ते हैं। सबसे पहले है कोर प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट का मीनिंग ये है कि आपकी जो कोई एक बेसिक प्रॉब्लम है वो एड्रेस की जा रही है, और वो प्रोडक्ट उस आपकी बेसिक प्रॉब्लम को या फिर बेसिक नीड को सॉल्व कर रहा है। इसे हम कोर प्रोडक्ट बोलेंगे। सेकेंडली, बेसिक प्रोडक्ट। आपकी कोई ऐसी एक ज़रूरत है जो यूज़ में आपको डेली रूटीन में आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मोबाइल फ़ोन है और आपका चार्जर है। विदाउट चार्जिंग है मोबाइल फ़ोन, वो यूज़ नहीं हो पाएगा, तो दैट मीन्स वो एक बेसिक प्रोडक्ट में आ जाएगा। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मतलब ये कि अगर हम किसी होटल में स्टे करने जा रहे हैं, सो एक थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि अगर हम होटल में जाएंगे तो हमें एक अच्छी सर्विस मिलेगी, एयर कंडीशंस रूम मिलेंगे, अच्छी हाउस हेल्प, होम सर्विसेज मिलेगी वहाँ पर, जो वहाँ पर हाउस कीपिंग होती है उसके बारे में किया जाए। मतलब आपकी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है उस प्रोडक्ट को लेकर। नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंटेटेड प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर को किसी तरह का कोई डिस्काउंट दिया जाता है कि वो कंज्यूमर या फिर वो कस्टमर दोबारा आकर हमारा प्रोडक्ट परचेज़ करे। जैसे अगर हम कोई किचन अप्लाइंसेस लेते हैं, किचन अप्लाइंसेस का मतलब होता है आपने कोई रेफ्रिजरेटर लिया है, आपने कोई मिक्सर ग्राइंडर लिया है, आपने कोई माइक्रोवेव लिया है, आपने कोई प्रेशर कुकर लिया है। तो अगर आपने कोई प्रेशर कुकर परचेज़ किया है तो उसके साथ साथ आपको एक रेसिपी की बुक फ्री दे दी जाती है, जस्ट टू गिव अ डिस्काउंट कूपन की हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आप कोई अपने किचन का प्रोडक्ट ख़रीदे तो उसी शॉप से या फिर उसी ब्रांड का स्पेशली ख़रीदे। नेक्स्ट, पोटेंशियल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि वो अभी राइट नाउ एग्जिस्टेंट में नहीं है, मार्केट में नहीं है, बट इन फ्यूचर वो जल्दी लॉन्च होने वाला है, जल्दी एग्जिस्ट होने वाला है, और उसकी सर्विसेज एंड सेल भी एज थोड़ी बहुत पोटेंशियली अच्छी होंगी। ये एक मार्केट रिसर्च पे डिपेंड करता है। सो पोटेंशियल प्रोडक्ट इज़ समथिंग लाइक जो अभी हमें प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है मार्केट में, बट इन फ्यूचर वो हमें ज़रूर मिलने वाला है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स की क्लासिफिकेशन दी गई है, कंज्यूमर प्रोडक्ट बेस्ड एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बेस्ड। चलो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। कंज्यूमर्स प्रोडक्ट, कन्वीनियंस गुड्स एंड शॉपिंग गुड्स। कन्वीनियंस गुड एक तरीके से वहाँ से जनरेट हुआ है जो कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं। कन्वीनियंस स्टोर्स ऐसे स्टोर्स होते हैं जो किसी भी कस्टमर के लिए, किसी भी आम व्यक्ति के लिए 24/7 अवेलेबल रहते हैं। 24/7 वो जो स्टोर है, वो जो शॉप है, वो ओपन रहती है। कोई नॉर्मल शॉप है वो सुबह 8 बजे ओपन होगी और रात के 8 बजे ऑफ बंद हो जाएगी। बट कन्वीनियंस स्टोर एक ऐसी जगह होती है जहाँ आप 24 घंटे में से कभी भी जा सकते हैं और अपना सामान परचेज़ कर सकते हैं। लाइक ग्रॉसरी आइटम्स हुआ, कुछ न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, कुछ नॉर्मल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भी वहाँ पर आप परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको प्री प्रिपेयर्ड पैकेज प्रोसेस्ड फूड भी मिल सकता है। ये सारी ओवरऑल कन्वीनियंस स्टोर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको मोर देन इनफ सारी चीज़ें मिल जाती हैं। शॉपिंग जो आपकी डेली प्रोडक्ट्स है, हमारी डेली एक कंपेयर्ड प्राइस, क्वालिटी एंड मोर देन इन वन स्टोर मीन्स लाइक जो कंज्यूमर गुड है दैट आर यूजुअली परचेड आफ्टर द कंज्यूमर हैज़ कंपेयर्ड प्राइस। वो एक तो जगह ज़रूर शॉप में कहीं ना कहीं प्राइस पूछ कर आते हैं और फिर उस चीज़ को एक जगह से, एक पर्टिकुलर स्टोर से शॉप करते हैं। नेक्स्ट, स्पेशलिटी गुड्स हैव पर्टिकुलरली यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ब्रांड आइडेंटिफिकेशन फॉर विच
एग्जाम्पल लाइक लग्जीरियस कार, फैंसी प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल जो लग्जीरियस कार्स हैं, जैसे आपने अगर BMW का नाम सुना होगा या फिर आपने मर्सिडीज़ का नाम सुना होगा, दीज आर स्पेशली प्रोडक्ट जो बहुत लग्जीरियस होते हैं। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। अनसोल्ड प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम यूजुअली डेली कभी परचेज़ नहीं करते, जैसे किसी की लाइफ इंश्योरेंस हुई या फिर किसी का कुछ फ्यूमरल फंक्शन के कुछ चीज़ें हुई या सामान हुई। मीन्स इट्स नॉट इन अ डेली कि हम रोज़ रोज़ या फिर हर 1-2 महीने में नहीं ख़रीद रहे हैं। ये ऐसे गुड्स होते हैं या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें एक लंबे लीप या लंबे टाइम टू टाइम ही परचेज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का एक्सीडेंट हो जाए या फिर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब कोई भी मिनिमम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे तो एटलीस्ट वो 5 साल के लिए तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। तो किसी प्रोडक्ट को 5 साल बाद परचेज़ करना या फिर उससे रिन्यू करवाना, तो दैट कम्स अंडर अनसॉल्ड गुड्स। ओके, नेक्स्ट हमारा डिफरेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में है। फर्स्ट, इंडस्ट्रियल, दीज प्रोडक्ट्स आर यूज फॉर द फ्यूचर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स है। ये फ्यूचर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स के लिए यूज़ होता है। एंड कंज्यूमर गुड, दीज प्रोडक्ट आर यूज बाय द फाइनेंशियल कंपनी। इंडस्ट्री में वो प्रोडक्ट बन रहा है और कंज्यूमर में फाइनली उसे मार्केट में स्टोर में रख दिया गया है, सेल कर दिया गया है, और जो कस्टमर है वो उसे यूज़ कर रहा है। द नंबर्स ऑफ बायर्स आर लिमिटेड, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिटी में कम से कम 50 इंडस्ट्रीज़ ही होंगी, पर एक सिटी में उस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले जो कस्टमर्स हैं वो मोर देन 50 हो सकते हैं, मतलब लाखों में भी हो सकते हैं, मोर देन 1000, मोर देन 1,00,000। Decision of buyers are influenced by technical and specification and goodwill। अगर किसी कंपनी की अच्छी सर्विसेज है, वो आपको अच्छी टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और गुडविल, शुरू से उस कंपनी का अच्छा नाम बना हुआ है, अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छा रिव्यू है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कस्टमर अपनी राय बनाता है कि वो उस कंपनी का प्रोडक्ट परचेस करेगा या नहीं करेगा। एट द सेम टाइम कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम एडवर्टाइजमेंट के द्वारा और वेरियस सेल्स की स्टेप्स के द्वारा प्रमोट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस प्रोडक्ट का ज़्यादा प्रमोशन हो जाता है वो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल आउट हो जाता है मार्केट में। सो इट्स ऑल समथिंग वी कैन से कि ये थोड़ा एडवर्टाइजमेंट टैक्टिक्स भी हो सकते हैं। These product have varied demand, that this product have diverse demand। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऐसा है कि आपको इंडस्ट्री सेटअप करने में या फिर एक इंडस्ट्री प्रोडक्ट बनाने में बहुत सारा मैकेनिज्म, बहुत सारा कैपिटल, बहुत सारी एन नंबर ऑफ थिंग्स चाहिए। बट एक डायरेक्ट जो आपको प्रोडक्ट ख़रीदना है, मार्केट में मोर देन थाउजेंड्स ऑफ द शॉप्स अवेलेबल है। आप किसी भी शॉप पे जा सकते हो, कहीं से भी अपना प्रोडक्ट ले सकते हो, उसकी डायरेक्ट डिमांड है। आप किसी भी शॉप पे जाओ, अगर आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड का शैम्पू लेना है या फिर अगर पर्टिकुलर ब्रांड का पैन लेना है तो आप वहाँ से ये ले सकते हो। ओके, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आते हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज़ अ टास्क टेकन बाय द कंपनी to introduce newer product in the market regularly। there will be a rise in the need of business for new product development। It is a process of taking product or services from conceptions of market। Every product goes through a market of stage before being introduced in the market। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइन ये है कि एक तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपका एक प्रोडक्ट चल रहा है मार्केट में, बट एट द सेम टाइम यू वांट टू लॉन्च समथिंग न्यू ऑल्सो इन द प्रोडक्ट। मीन्स अगर आपके एक वेरिएंट्स के शैम्पू चल रहे हैं बट स्टिल आप कुछ और भी उस शैम्पू में, उस प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करके उसे लॉन्च करना चाहते हैं। कोई भी हम न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उसका पहले एक सर्वे भी किया जाता है, एक डेमो प्रोटोटाइप मार्केट में लॉन्च किया जाता है कि हम देखते हैं कि कस्टमर्स को ये पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है, उसका रिव्यू किस तरीके से दे रहे हैं वो लोग। उसके बाद उसको फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है मार्केट में। वो एक डेमो प्रोटोटाइप होता है जो एक सर्विस कंजप्शन के नाम पे हम मार्केट में निकाल देते हैं। हम उसे रेट्रो प्रोटोटाइप भी बोला जाता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल के मोबाइल फ़ोन्स आने से पहले मैकबुक जो एक कंप्यूटर है वो काफ़ी अच्छा सेल आउट होता था।
जैसे ही लोगों को पता चला कि एप्पल जो कंपनी है वो आईफोन्स, मोबाइल फ़ोन, सेलुलर फ़ोन्स में मार्केट में भी आ रही है, सो बिकॉज ऑफ अ ब्रांड नेम ही वो चीज़ें ज़्यादा सेल आउट भी हो जाती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन। हमारे प्रोडक्ट की डिज़ाइन पे क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। कस्टमर्स रिक्वायरमेंट एंड प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है? जब तक आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर की नीड को, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है, तब तक आपका प्रोडक्ट मार्केट में अच्छी तरीके से सेल आउट नहीं हो पाएगा या फिर वो एक प्रॉफिटेबल मार्केट में नहीं जा पाएगा। प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, रॉ मटेरियल्स टू बी यूज़। आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ कितनी है? अगर मार्केट में वो जो आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से चल रहा है, तो मीन्स जैसे ही जैसे उसकी डिमांड बढ़ेगी तो आपको और ज़्यादा उसका मैन्युफैक्चर बनाना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए आपके पास वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। रॉ मटेरियल आप किस तरीके का यूज़ कर रहे हो, ऐसा कोई हानिकारक या फिर हार्मफुल रॉ मटेरियल यूज़ नहीं करना। कॉस्ट टू प्राइस रेशो, एक मिनिमम एक रीज़नेबल प्राइस ही होनी चाहिए। अगर आप मोर देन रीज़नेबल प्राइस रखोगे या फिर बिलो देन अ रीज़नेबल प्राइस रखोगे तो वो दोनों ही हार्मफुल होता है। यू हैव टू बी क्वालिटी पॉलिसी इन द सेंस आप एक पर्टिकुलर क्वालिटी ही अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि शुरू में आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट सेल करा था, बहुत अच्छी तरीके से बनाया था, अब वो सेल आउट ज़्यादा हो रहा है या फिर उसका मार्केट अच्छा आ रहा है तो आपने अपनी क्वालिटी को गिरा दिया है। ऐसा आप नहीं कर सकते। प्लांट्स एंड मशीनरीज़, जब हमने प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ में पढ़ा था, इट काइंड ऑफ अ सिमिलर मीन्स लाइक प्लांट्स एंड फैसिलिटीज़। यहाँ पर प्लांट का मतलब है जो हमारी फैक्ट्री है और जो हमारी मशीन्स उसमें काम कर रही है, ये वो वाला प्लांट है। इफ़ेक्ट ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया है और भी दूसरा कोई ब्रांड हो या फिर दूसरी कोई कंपनी हो जो उसी तरीके का प्रोजेक्ट बना के मार्केट में सेल कर रही है, तो उसके साथ कैसा कंपैरिजन है या फिर वो क्या इफ़ेक्ट कर रहा है, इसे भी हमें देखना पड़ता है। रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, आपकी कंपनी की रेपुटेशन कैसी है। आपकी कंपनी ने अगर पहले कोई प्रोडक्ट लॉन्च किए थे तो वो किस तरीके से मार्केट में उनका क्या रिव्यू रहा है, लोगों को वो पसंद आए हैं या नहीं है। आप अपनी कैसी क्वालिटी सेल करते हो, आपका क्या प्राइस है, आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आप कस्टमर्स की नीड को कंप्लीट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ये सारी चीज़ें ओवरऑल एक कंपनी की रेपुटेशन बना देती हैं, जो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। ओके, इसके आगे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। एक आइडिया जनरेट होता है, उस आइडिया की स्क्रीनिंग होती है, फिर टेस्टिंग होती है। आइडिया की स्क्रीनिंग हम लोगों को बताते हैं कि या फिर एक व्यक्ति के दिमाग में कोई आइडिया आया है, वो अपने 4 कलीग से या फिर बोर्ड मेंबर से शेयर कर रहा है कि हम इस आइडिया को या फिर मेरे दिमाग में जो ये न्यू इनोवेशन आई है इसको इस तरीके से प्रोसेस करेंगे। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, आप जो आइडिया लेकर आ रहे हो, जिस प्रोडक्ट के साथ लेकर आ रहे हो, उसका टेस्ट करना भी ज़रूरी है। बिज़नेस एनालिसिस, किस तरीके का बिज़नेस में वो जाएगा। अलग अलग तरीके के बिज़नेस सेगमेंटेशंस होते हैं। ऑटोमोबाइल बिज़नेस अलग है, रियल एस्टेट बिज़नेस अलग है, फार्मेसी बिज़नेस अलग है, एजुकेशन बिज़नेस अलग है। तो आपका प्रोडक्ट किस बिज़नेस टाइप में फ़िट होगा ये उस पर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टेस्ट मार्केटिंग। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आपने जो आइडिया सोचा है, जो आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, जो आपने सेट किया है किस बिज़नेस फील्ड में जा रहा है, अब वो प्रोडक्ट बन के कैसा निकलेगा बाहर। टेस्टिंग, उस चीज़ का टेस्ट होना भी ज़रूरी है कि अपना प्रोडक्ट फाइनल जब बन गया है तो वो टेस्ट किस लेवल पे जाता है। कमर्शलाइजेशन, दैट प्रोडक्ट इज़ रेडी, हम उसको कम्प्लीटली बना चुके हैं, अब हम उसको मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। कमर्शलाइज मतलब हम उसको पब्लिक करने वाले हैं कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, अब उसे हम पब्लिकली बेचने के लिए तैयार है। एंड मॉनिटरिंग, आपका प्रोडक्ट लोगों ने पसंद किया है, नापसंद किया है, क्या रिव्यूज़ दिए गए हैं, आपको उसमें और कोई सुझाव करना चाहिए, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, दिस कैन कम अंडर द मॉनिटरिंग। नेक्स्ट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करना। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ कम्प्लीटली लाइक अ ह्यूमन लाइफ साइकिल ऑल्सो।
आप बर्थ लेते हो, आप एक बेबी फेज़ में होते हो, फिर आप टीनेजर फेज़ में आते हो, देन यू बिकम एन अडल्ट, देन यू बिकम एन एल्डरली, एंड देन आफ्टर देयर इज़ द एंड। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी ऐसा ही कुछ है। प्रोडक्ट सबसे पहले हम उसे इंट्रोडक्शन स्टेज में लेकर आते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है, वो किस तरीके से कंज्यूमर लेस है, the product hence has sales is low, advertising expenditure high in this stage, profitably low and even zero in this stage। देखो इंट्रोडक्शन में ऐसा रहेगा, कंज्यूमर लेस है। कंज्यूमर लेस मैंने वर्ड इसलिए यूज़ किया कि अभी आपने इंट्रोड्यूस ही किया है, अभी लोगों को पता ही नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है मार्केट में जो इस तरीके का है। बिल्कुल जो फर्स्ट स्टेप होती है उसे इंट्रोडक्शन बोला जाता है, और वो बिल्कुल ज़ीरो प्रॉफिटेबल भी रहता है। आपने मार्केट में 2 दिन पहले ही अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो 2 दिन में आप किसी भी तरीके के प्रॉफिट की कोई उम्मीद तो नहीं रख सकते। फिर हम उसकी ग्रोथ स्टेज में आते हैं, हम उस पर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर लगाते हैं, और बिकॉज ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट वो थोड़ी सी इंक्रीज़ आता है। अगर हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है और जब तक हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट के द्वारा या किसी और तरीके से बता नहीं पा रहे हैं कि हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है या मार्केट में इस तरीके का प्रोडक्ट भी मिलता है, तो लोगों में वो अवेयरनेस ही नहीं आएगी। अनटिल एंड अनलेस लोग जानेंगे कि एक नए तरीके का शैम्पू लॉन्च हुआ है जो आपका हेयर फॉल भी रोक रहा है और एंटी डैंड्रफ भी है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। जब तक लोगों को ये चीज़ पता नहीं चलेगी वो आपके प्रोडक्ट को कैसे खरीदेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, ये चीज़ कैसे आएगी, ये हमारे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर में आएगी। एक्सपेंडिचर मतलब हमारा जो खर्चा होगा उस चीज़ को लेकर। जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आएगी, लोग ख़रीदने की कोशिश करेंगे, एंड देन हमारे प्रोडक्ट में ग्रोथ आएगी। इसके बाद हम आते हैं एक मेच्योरिटी स्टेज में। इन दिस स्टेज द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज़ लो बिकॉज कंज्यूमर आर वेल अवेयर ऑफ द ब्रांड। अब इस स्टेज में हमें एडवर्टाइजिंग पे उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि कंज्यूमर्स को ऑलरेडी पता है हमारे ब्रांड और हमारे प्रोडक्ट के बारे में। हमारा प्रोडक्ट अच्छे खासा एक ब्रांड बन चुका है, लोगों को इसके बारे में पता है, और हम एक अच्छे हाई प्रॉफिटेबिलिटी साइन पर भी है कि हम उस प्रोडक्ट से हमारा बिजनेस भी बना रहे हैं और हमारा पैसा भी चला रहे हैं। इसके बाद एक स्टेज आती है डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन मतलब कोई चीज़ नीचे जा रही है ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज अ बेटर प्रोडक्ट, चेंज इन टेक्नोलॉजी। देखो किसी भी चीज़ के डाउनफॉल के, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो कोई भी XYZ बिजनेस हो, डाउनफॉल के कई रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है जो मार्केट में आपने शैम्पू लॉन्च करा था किसी दूसरी कंपनी ने उससे भी ज़्यादा बेटर शैम्पू लॉन्च कर दिया है, कुछ और इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ लॉन्च कर दिया है। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर आपने कोई प्राइसिंग रखा था, दूसरे ब्रांड ने कम प्राइस में और बेटर क्वालिटी का शैम्पू ऑफ़र किया है, तो ये आपकी एक डिक्लाइनिंग स्टेज हो जाएगी। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज को एक बार और देखते हैं। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन। एज यू कैन सी ये ऐसा ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है और दोबारा नीचे आ रहा है। यही एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। पहले उसे इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसमें ग्रोथ आती है, फिर एक मेच्योरिटी लेवल जहाँ पर वो बहुत पैसा बना रहा होता है, बहुत प्रॉफिटेबल होता है, एंड देन डिक्लाइन। फिर वो चीज़ थोड़ी डिक्लाइन फेज में चली जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट मिस। प्रोडक्ट मिस एक तरीके का प्रोडक्ट है जहाँ पर 3 चीज़ों को वाइडली ध्यान दिया जाता है। इसकी लाइन, इसकी डेप्थ और इसकी लेंथ। एक ही प्रोडक्ट है, जैसे एक ही शैम्पू कंपनी है, वो लाइन का एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको, जिसको हम वाइड बोल सकते हैं। प्रोडक्ट वाइड मीन्स एक ही शैम्पू कंपनी है जो एंटी हेयर फॉल शैम्पू भी बना रही है, एक ही शैम्पू कंपनी है जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी बना रही है, और एक ही शैम्पू कंपनी है जो आपके फ्रिज कंट्रोल या फिर इस तरीके के शैम्पू भी बना रही है। मतलब लाइन एक ही है बट प्रोडक्ट अलग अलग है। इन डेप्थ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन। एक ही प्रोडक्ट लाइन में कितने ज़्यादा नंबर्स हैं, हमको एक ही तरह का प्रोडक्ट कितने वेरिएंट्स में कितने तरीके से शो हो रहा है, सेम नीड को फुलफ़िल कर रहा है बट इन अ डिफरेंट मैनर। प्रोडक्ट लेंथ, इट इज़ अ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी।
एक ब्रांड है, चलो एक ब्रांड ले लेते हैं हम लॉरियल पेरिस का। लॉरियल पेरिस अलग अलग तरीके के शैम्पू लाइंस ब्रांड्स को सेल करता है, लॉन्च करता है, बट एट द सेम टाइम टोटल नंबर ऑफ़ शैम्पू की बॉटल जो वो कंपनी पूरे ईयर में बनाती है उससे हम प्रोडक्ट लेंथ बोलते हैं। किसी चीज़ की वाइड को, लाइन को, किसी चीज़ की डेप्थ को एंड किसी प्रोडक्ट की लेंथ को, इन सारी चीज़ों को एक साथ स्टडी की जाए तो उसे प्रोडक्ट मिक्स कहा जाएगा। ओके, अब हम आगे प्रोडक्ट में स्ट्रैटेजीज़ कुछ होती हैं। एडिंग प्रोडक्ट टू अ प्रोडक्ट लाइन, रिमूविंग प्रोडक्ट फ्रॉम द डक्ट लाइन, रिमूविंग प्रोडक्ट लाइन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, एक्वायरिंग अदर कंपनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी लाइंस मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करी है। एक्वायरिंग अनदर कंपनी मीन्स लाइक अगर लॉरियल को लग रहा है कि कोई दूसरा ब्रांड भी आया है मार्केट में जो शैम्पू वाला ही है, उसे हम एक्वायर कर सकते हैं और उसको अपने साथ कोलैबोरेट करवा के और अच्छा कोई शैम्पू ब्रांड बना सकते हैं। तो ये वो है, मीन्स किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेना। प्रोडक्ट पोजिशनिंग। Product positioning is a form of marketing that presents the benefit of your product to the particular targeted audience. Through market research, focus age group marketers can determine which audience to target based on favorable responses to the product. प्रोडक्ट पोजिशनिंग एज ऐसी चीज़ है जो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करती है, प्लस वो आपका ही प्रोडक्ट क्यों लें दूसरे अल्टरनेटिव प्रोडक्ट से, जबकि दूसरे अल्टरनेटिव प्रोडक्ट भी सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जब लोग आपके प्रोडक्ट को ही रिपीटेडली परचेस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कस्टमर्स के मन में एक पोजीशन बना लोगे अपने प्रोडक्ट को लेकर कि नहीं, ये प्रोडक्ट भरोसेमंद है, अच्छा है, उसे प्रोडक्ट पोजीशनिंग कहा जाएगा। नेक्स्ट, ब्रांड। ब्रांड क्या है? एक साइन, एक लोगो, एक सिंबल, समथिंग यूज टू शो कस्टमर्स वन प्रोडक्ट इन डिफरेंट दैट द अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको एक पेप्सी का लोगो दिखाई दे रहा होगा, आप इस लोगो से इस ब्रांड को पहचान सकते हो। ब्रांड, लग्जरियस ब्रांड, जो बाकी बहुत सारी दुनिया में कंपनी जो सेम तरीके की कार्स बना रही हैं, बट अगर आप BMW का नाम लोगे, आप ऑडी का नाम लोगे, आप मर्सिडीज़ का नाम लोगे, तो ये ब्रांड्स हैं लग्जरियस। कुछ ना कुछ तो इनको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते ही होंगे कस्टमर्स को, तभी इन्हें ब्रांड कहा जाता है। ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी ये है द डिग्री टू विच अ कंज्यूमर कंसिस्टली परचेज द सेम ब्रांड विद इन द प्रोडक्ट क्लास। आप मान लो कि आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का ही प्रोडक्ट शैम्पू यूज़ कर रहे हो, वो चीज़ जो शैम्पू है वो आपको हर तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, आपकी नीड को, आपको वो पसंद आ रहा है। अब कंटिन्यूसली पूरी लाइफ टाइम आपने वो पर्टिकुलरली केवल एक ही ब्रांड का शैम्पू यूज़ करा है, इसे हम ब्रांड लॉयल्टी बोलेंगे। लॉयल्टी मतलब सच्चाई, एक भरोसा कि नहीं ये ब्रांड अच्छा है, कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, मैं लाइफ लॉन्ग इसे यूज़ कर सकती हूँ। कोई भी कस्टमर एक ही ब्रांड के कोई भी एक प्रोडक्ट को बार बार परचेस करे, उसे हम ब्रांड लॉयल्टी कह सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रांड इक्विटी एंड ब्रांड इमेज। ब्रांड इक्विटी इज़ अ एडेड वैल्यू owned on a product and services which may be reflected in the way consumer think, feel, act with respect to the brand. ब्रांड इक्विटी एक ऐसी चीज़ है, मीन्स लाइक ऑलरेडी कस्टमर्स के मन में एक विश्वास है, एक पोजीशनिंग, एक लॉयल्टी है कि ये प्रोडक्ट कुछ भी होगा, ये कंपनी या फिर ये ब्रांड किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से लॉन्च करेगी तो अच्छा ही करेगी। एक लोगों के मन में ब्रांड को लेकर रिस्पेक्ट बन जाती है। ब्रांड इमेज का मतलब क्या है? ब्रांड इमेज इज़ द करंट व्यू ऑफ द कस्टमर्स अबाउट ब्रांड। इट कैन बी डिफाइंड एज यूनिक। ब्रांड इमेज ये है, जैसे कि टोयोटा एक बहुत लग्जरीज और एक बहुत भरोसेमंद कार का ब्रांड है। हम जानते हैं कि टोयोटा की कोई भी कार आएगी तो वो अच्छी आएगी।
लोगों के दिल में, लोगों के दिमाग में एक विश्वास पैदा करना कि ये जो ब्रांड है या फिर ये जो कंपनी है वो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ों का डिमांड है कि लोग कोई भी केमिकल फ्री या फिर ग्लूटेन फ्री या फिर शुगर फ्री चीज़ यूज़ करना पसंद करते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी कंपनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मामा अर्थ को ले लेते हैं, वो जितने भी अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा प्लांट बेस्ड मटेरियल या फिर स्टीविया यूज़ करके चीज़ें बनाते हैं। सो लोगों का एक ट्रस्ट है कि ये कोई भी हार्मफुल केमिकल यूज़ नहीं करेंगे जो हमारी स्किन के लिए या फिर हमारी बॉडी के लिए किसी भी तरीके से कुछ हार्मफुल हो। तो ये एक ब्रांड इमेज बन जाती है लोगों के मन में कि नहीं, ये ब्रांड हमारे साथ गलत नहीं करेगा या फिर एक गलत प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल नहीं करेगा। ब्रांड आइडेंटिटी, अ प्रॉमिस दैट कीप कंसिस्टेंसली। शुरू से ही आप जिस ब्रांड को परचेज़ कर रहे हो वो आपको पूरी एक कंसिस्टेंसी के साथ एंड तक अच्छा ही प्रोडक्ट डिलीवर करेगा, मार्केट में लॉन्च करेगा। अ यूनिक एंड कंसिस्टेंट लुक, फील, टोन, वॉइस ऑफ ऑल कम्युनिकेशंस। आपको एक लुक है, लुक ज़रूर थोड़ा टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है बिकॉज़ हर व्यक्ति अपग्रेड हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट एक ब्रांड आइडेंटिटी है, आपको भरोसा है। फॉर ब्रांड आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा उनके स्लोगन से या फिर उनके लोगो या सिंबल से भी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट, सक्सेसफुल ब्रांड मार्केट में जो लॉन्च हुआ है, हमने कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कुछ भी हो सकता है। हम आईफोन्स ले लेते हैं, हम स्पोर्ट्स कार ले लेते हैं, हम सैमसंग ले लेते हैं। सैमसंग एक बहुत सक्सेसफुल ब्रांड है। सैमसंग के फ़ोन्स भी हैं, सैमसंग के रेफ्रिजरेटर्स भी हैं, सैमसंग के टेलीविजन्स भी हैं, सैमसंग के एयर कंडीशनर्स भी हैं। मीन्स सैमसंग एक सक्सेसफुल ब्रांड है। सक्सेसफुल ब्रांड जिसका लोगो अलग है, जिसकी पैकेजिंग अलग है, जो भरोसेमंद है, वैल्यूएबल असेट है, लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बार बार वही प्रोडक्ट, वही ब्रांड की चीज़ें खरीदना चाहते हैं। ये सब कुछ मिलकर हमारा एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाता है। ब्रांड स्ट्रैटेजी, रिसर्च स्ट्रैटेजीज़, डिज़ाइन, टच पॉइंट्स एंड एसेट्स। रिसर्च, हमें मार्केट रिसर्च करनी ज़रूरी है। R&D उतना ही ज़रूरी होता है जितना आपका आइडिया ज़रूरी होता है किसी भी ब्रांड को बनाने के लिए। किसी भी बिज़नेस को स्केल अप करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पैसा कमाने के लिए स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। आपके प्रोडक्ट की डिज़ाइन भी उतनी ही अट्रैक्टिव, उतनी ही सुंदर और उतनी ही कैची होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा वो चीज़ आपको दूसरे प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश करे। ऑलरेडी आप कोई ना कोई एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होंगे, बट जो नया मार्केट में प्रोडक्ट आया है उसमें ऐसा क्या अट्रैक्टिव होगा कि आप अपना पुराना वाला जो प्रोडक्ट है उसे छोड़कर ये नया वाला प्रोडक्ट ट्राई करोगे। टच पॉइंट्स, डिजिटल कोलैबोरेशन, एनवायरनमेंट, एडवर्टाइजिंग। आजकल सोशल मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इंस्टाग्राम्स, फेसबुक, व्हाट्सएप्स, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पर आप एड्स स्किप भी नहीं कर सकते। इनएविटेबली वो एड्स आपको देखना ही पड़ेंगे। एसेट्स मैनेजिंग, अच्छा, चेंजिंग ब्रांड आइडेंटिटी, लॉन्चिंग ब्रांड आइडेंटिटी, कम्युनिकेटिंग ब्रांड आइडेंटिटी। आपके एसेट्स भी हैं, आपकी मजबूती क्या क्या है, आप किस चीज़ पे भरोसा करके पैसा लगा सकते हो या रख सकते हो। इसके बाद ब्रांड पोजिशनिंग रिफर्स टू अ यूनिक वैल्यू दैट प्रेजेंट्स टू अ कस्टमर्स। लोगों के मन में एक ब्रांड को लेकर एक पॉजिटिव परसेप्शन बन जाना, एक पॉजिटिव इमेज बन जाना कि नहीं, इस ब्रांड ने मार्केट में अच्छी खासी अपनी पोजीशन बना ली है, लोग इसी ब्रांड के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में ज़्यादा बिलीव रख रहे हैं, ये मार्केट भी अच्छा बना रहा है, पैसा भी अच्छा कमा रहा है। तो ओवरऑल उस ब्रांड ने मार्केट में पोजीशन बना ली है, एज वेल एज कस्टमर्स के दिमाग में, मन में भी पोजीशन बना ली है कि वो बार बार उसी ब्रांड की चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, ब्रांड वर्सेस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमें हम सेल कर रहे हैं कस्टमर्स को, जो दिखाई दे रही है, जो सेंस की जा रही है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसका एक रैशनल डिज़ाइन है, वो लीगली प्रोटेक्टेड डिज़ाइन है, उसे कंज्यूम भी किया जा सकता है, वो एक रूटीन के साथ आगे चलती है। और प्रोडक्ट एक लॉन्ग लास्टिंग चीज़ भी होती है और नहीं भी होती है, दोनों तरीके से लिया जा सकता है। वहीं ब्रांड इंटेंजिबल होते हैं। ऑडी है,
ऑडी है पर आप ऑडी कार्स को टच कर सकते हो, कार्स को ड्राइव कर सकते हो, आप कहीं जाके ऑडी को फील नहीं कर सकते कि ये ऑडी है। ऐसे ही फ्लाइन कंज्यूमर्स होते हैं, ब्रांड्स एक्सपेंसिव होते हैं, इट बिकम अ रिचुअल। अगर एक बार आपने बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया तो वो कहीं ना कहीं एक रिचुअल बन जाता है कि नहीं, आप नेक्स्ट टाइम भी बिजनेस क्लास में ट्रैवल करोगे। अगर आपने एक बार आईफोन यूज़ किया या फिर अगर आपने एक बार स्पोर्ट्स कार परचेज़ करना स्टार्ट कर दी तो कहीं ना कहीं ब्रांड एक रिचुअल बन जाता है, बट इज़ फॉर अ वेरी एक्सपेंसिव मैटर। ये उस चीज़ में चला जाएगा। ओके, इंडस्ट्रियल ब्रांड। इंडस्ट्रियल ब्रांड ज़्यादा से ज़्यादा हम इस चीज़ से समझ सकते हैं कि इनका एक अलग लोगो होता है, अलग एक मेंटेनिंग प्रोसेस होती है, टाइप फेस होते हैं। इनका काम है प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग अ डिस्टिंक्टिव पॉजिटिव इमेज इन ऑफ प्रोडक्ट इन अ कंज्यूमर माइंड। लोगों के दिमाग में एक अलग पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना, उनके प्रोडक्ट को लेकर अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने पर, इससे हम इंडस्ट्रियल ब्रांडिंग कहा जाता है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड रिटेनिंग अ गुड यूनिक इमेज। एक प्रोसेस है जिससे हम बना भी रहे हैं और रिटेन मतलब उसको आगे तक लेके भी जा रहे हैं। रिटेन मतलब उसको कंसिस्टेंट रखना कि हम उस इमेज को, अच्छी क्वालिटीज़ को, अच्छी सर्विसेज को आगे तक लेके भी जा रहे हैं। दिस इज़ नोन एज इंडस्ट्रियल ब्रांड। Characteristics of industrial brand. Industrial brand can act as the most reliable way for industrial. Obviously industrial एक बहुत reliable brands होते हैं because ये बहुत large level पे, बहुत largely scales up होते हैं। Purchase of industrial brand is considered to be a high value because ये बहुत ज़्यादा expensive होते हैं, इसलिए इनको खरीदना एक बहुत high value माना जाता है। Industrial brand consist of relatability few buyers because of this expensive nature। लोगों के पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो ही वो किसी इंडस्ट्रियल ब्रांड को परचेज कर पाएंगे। इसके कारण इसके जो कंज्यूमर्स रहते हैं वो एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल ब्रांड्स थोड़े कम होते हैं। इंडस्ट्रियल मार्केट ऑर्गेनाइज ट्रेड शो टू प्रमोट देयर ब्रांड। ये अलग अलग तरीके के ट्रेड शोज़ ऑर्गेनाइज करते हैं अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। इसके बाद आते हैं हम रिटेल ब्रांडिंग पे। रिटेल ब्रांडिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर अ रिटेल स्टोर। This includes developing a name, logo, and overall look and feel that will make the store stand out from the competition. The goal is to attract customers and create loyalty. Retail market ये है कि हम ओवरऑल एक अच्छा नाम, एक अच्छा लोगो और कस्टमर्स को एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं। और इनका मेन गोल ये है कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाए और उनमें एक लॉयल्टी क्रिएट जाए, ताकि बार अगेन एंड अगेन बार बार वो उसी रिटेल शॉप में आ जाएं या फिर उसी रिटेल ब्रांड को परचेज़ करें एंड इवन फ्यूचर उसे और ज़्यादा किसी और को भी रिकमेंड करें, like that. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलिंग। डायरेक्ट इंटरेक्शन विद कस्टमर्स। यहाँ पर हम कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्शन करते हैं, मतलब अगर कस्टमर को वो चीज़ पसंद नहीं आएगी या फिर पसंद आएगी तो हम उस चीज़ के बारे में कंज्यूमर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। लोअर एवरेज अमाउंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन, पॉइंट ऑफ परचेज एंड डिस्प्लेज एंड प्रमोशन। पॉइंट एंड परचेज हम उनको डिस्प्ले डायरेक्टली बता सकते हैं, एक व्यक्ति वोकली भी किसी प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। लो ऑफ अमाउंट सेल इसलिए हम कह सकते हैं बिकॉज ज़्यादातर लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं रहती, बिकॉज दे आर एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम ब्रांड। एक ही तरीके का प्रोडक्ट कम से कम 50 कंपनी बना रही होती हैं और हर कंपनी कुछ ना कुछ अलग करे या फिर हर कंपनी आपको कुछ ना कुछ अलग दे, इस चीज़ के बारे में हम गारंटी नहीं दे सकते। सर्विस ब्रांडिंग, किसी भी तरीके की आपको सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं उससे हम सर्विस ब्रांडिंग कह सकते हैं। सर्विस ब्रांडिंग के दो सबसे अच्छे एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारी एयरलाइंसेस होती हैं और जो हमारे होटल बिजनेसेस होते हैं। एयरलाइंसेस, इंडियन एयर्स के बारे में, इंडिगो के बारे में सुना होगा एंड किंगफिशर्स के बारे में सुना होगा, अमीरात्स के बारे में सुना होगा। ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। सर्विस प्रोवाइड करके एक ब्रांड क्रिएट करना। ऐसे ही आपने होटल्स के बारे में सुना होगा, बहुत सारे ताज होटल्स हैं, उनकी अलग अलग फ्रेंचाइजी है।
मैरियट होटल्स हैं, उनकी अलग अलग फ्रेंचाइजी है। तो ये जो बिज़नेस है ये आपको सर्विस प्रोवाइड करके अपनी एक ब्रांड क्रिएट कर रहा है रादर दैन मशीन्स। कोई मशीन्स उस तरीके से यूज़ नहीं हो रही, बट एट द एंड ऑफ द डे ये आपको अपनी सर्विसेज, अपनी हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। एथिक्स इन रिटेलिंग, एथिक्स मतलब आपके मोरल ह्यूमन राइट्स या फिर मोरल ड्यूटीज़ जो एक व्यक्ति की बनती है। दिस इज़ अ सेट ऑफ रूल्स फॉर ह्यूमन बिहेवियर। दे कैन हैव एक्सप्लिट कोड, 2 कोड की बात हो रही है, इम्प्लिड एंड एक्सप्लिड। दे आर रिटन पॉलिसी दैट स्पेसिफाई व्हाट इज़ एथिकल एंड अनएथिकल। कुछ रिटन पॉलिसी रूल्स होते हैं जो एथिकल है और अनएथिकल नहीं। एथिकल मतलब आप बिल्कुल साफ़ सुथरे एक वाइट तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करें या फिर अपना बिजनेस करें। एंड इम्प्लिड कोड इट्स लाइक अनरिटन बट वेल अंडरस्टूड इन द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हर चीज़ लिख कर पेपर्स पर या कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के फॉर्म में साइन नहीं की जाती। कुछ कुछ ऐसी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं जो हमने एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ी हैं, जो लोग बिना बोले भी समझ जाते हैं कि दिस इज़ गुड एंड दिस इज़ बैड, या फिर ये सही है या फिर ये गलत है। इसके बाद ब्रांड एथिक, दिस रिफर्स टू द कंपनीज मोरल प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़ द गाइड ऑफ द एक्शन। ब्रांड एथिक्स मतलब हर ब्रांड या फिर हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ अपने एथिक्स पर, कुछ ना कुछ अपने वैल्यूज़ पर चलती ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आईफोन का लें, आईफोन का मेन ज़्यादा से ज़्यादा एम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो यही करना चाहते हैं कि उनका जो पूरा फ़ोन है वो इको फ्रेंडली हो, इतना डिस्पोजेबल हो कि उनके फ़ोन से एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना हो। तो ये उनका एक एथिक लेवल है कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होगा। This is known as brand ethic, where the business success is also related with the social responsibility. ऐसा नहीं है कि एक बिजनेसमैन एक ब्रांड के लिए पैसा बनाया जा रहा है बट उसके कारण समाज को या फिर इन्वायरमेंट को कुछ नुकसान हो रहा है या फिर कुछ हार्मफुल हो रहा है। आपका ब्रांड, आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट्स सोशल ह्यूमंस के लिए, एनवायरनमेंट के लिए भी उतना हार्मफुल या फिर इको फ्रेंडली होना चाहिए। मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च एक सिस्टमेटिक डिज़ाइन है जहाँ पर हम डाटा कलेक्ट करते हैं और रिलेवेंट प्रॉब्लम्स या फिर सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने मार्केट में सेल किया है वो प्रोडक्ट कैसा चल रहा है, उसकी मार्केट में डिमांड है या नहीं है। गैदरिंग रिकॉर्ड्स एंड एनालाइजिंग ऑफ ऑल डाटा अबाउट प्रॉब्लम रिलेटिंग ट्रांसफ़र एंड सेल्स ऑफ गुड्स। हमारे प्रोडक्ट की जो ट्रांसफ़र हो रही है, हमारे प्रोडक्ट की जो सेल हो रही है, कंज्यूमर को नीड सेटिस्फेक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, जिस तरीके की हम सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं वो अप टू द मार्क कंज्यूमर्स में आ रही है नहीं आ रही है। दिस इज़ नोन एज मार्केटिंग रिसर्च। मीन्स आपको पूरे मार्केट का एक मुआवजा लेना है कि आपका प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, कस्टमर्स पसंद कर रहे हैं या फिर उसमें और क्या सुधार चाहते हैं। वी कैन थिंक बाय दिस। मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्रोसेस एक प्रोसेस भी होती है। अंडरस्टैंड कस्टमर, आप अपने कस्टमर को भी समझिए। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को ही टारगेट किया जाता है। सो हम हमारे कस्टमर्स को समझना भी ज़रूरी है। एनालाइज मार्केट, किस तरीके का मार्केट है, पैसा कितना लगाना चाहिए, अगर कितना पैसा लगाएंगे किस प्रोडक्ट में तो कितना आएगा। एनालाइजिंग कंपटीशन एंड रिसर्च डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च करने वाले हो तो ऑलरेडी कोई कंपनी या कोई ब्रांड तो ऐसा नहीं है जो उस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। परफॉर्म फाइनेंशियल एनालिसिस, कितना आपने पैसा लगाया है, कितना आपने एडवर्टाइजिंग में खर्च किया है, कितना आपने वॉक इन स्टोर्स में खर्च किया है, कितना पैसा आपने बनाया है, कितना आपका गुड्स इन ट्रांजिट्स में लगा है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आपको अपना प्रोडक्ट लेकर भी तो जाना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को भी फाइनेंशियल एनालिसिस की भी बहुत ज़रूरत है कि ओवरऑल कितना पैसा कहाँ लग रहा है और कंपनी कितना पैसा उस प्रोडक्ट से कमा रही है। रिव्यूज़ एंड रिवाइज, रिव्यू हमेशा लेते रहना चाहिए। भले ही आपका प्रोडक्ट
सक्सेसफुल चल रहा हो। बट कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती कि प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में लॉन्च कर दिया और उसको छोड़ दिया। नहीं, आपको उसका रिव्यू लेना है टाइम टू टाइम कि वो मार्केट में रिलेवेंट है या नहीं है, कस्टमर्स की और क्या नीड आ रही है या नहीं आ रही है, हमें उसे अपग्रेड करना चाहिए, या फिर देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जिसको हम देख सकते हैं। मेथड ऑफ मार्केटिंग रिसर्च को और रिसर्च भी होती हैं। सर्वे किसी भी प्रोडक्ट को जानने का या फिर समझने का बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि हम कस्टमर्स को जो उनका एक्सपीरियंस रहा है उसे और ज़्यादा अच्छी तरीके से जान पाते हैं। फोकस ग्रुप, इन डेप्थ इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च। इन डेप्थ इंटरव्यू, जिस भी कंज्यूमर ने अगर आपका प्रोडक्ट परचेज़ किया है या फिर जो कोई शॉपकीपर उसे सेल कर रहा है, उनसे बात करो, उनसे बात करने की कोशिश करो, उनके इंटरव्यूज़ लो। इंटरव्यू इन द सेंस यही होता है कि उनसे बात की जाए अच्छे से, कि वो बताएं कि आपके प्रोडक्ट को इस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या फिर आपके प्रोडक्ट को इस एरिया में ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, काइंड ऑफ थिंग। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एंड ऑनलाइन एनालिटिक्स। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग इज़ लाइक दैट, अगर आप अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर रहे हैं और अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको उस ऐड के या फिर उस स्क्रीनिंग के कितने बेनिफिट्स हो रहे हैं। ओवरऑल आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एनोग्राफिक रिसर्च एंड मिस्टीरियस शॉपिंग। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, आप कुछ और तरीके का प्रोडक्ट रिलेटेड बनाएं, कुछ उसका प्रोटोटाइप मार्केट में सेल करें। मिस्ट्री शॉपिंग, इट्स लाइक समथिंग अनएक्सपेक्टेडली कोई व्यक्ति आके आपका प्रोडक्ट ले, उसकी शॉपिंग कर ले। सो दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर मार्केटिंग रिसर्च। आपका प्रोडक्ट आपने बनाया है, लॉन्च किया है, कौन यूज़ कर रहा है, कौन यूज़ नहीं कर रहा है, कैसे रिव्यूज़ आ रहे हैं, किस एज ग्रुप के लोग उसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, किस एज ग्रुप के लोग में वो कम पॉपुलर है, वो पैसे बना रहा है या नहीं बना रहा है, इन फ्यूचर उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, या फिर ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में नहीं चल रहा है, शायद हमें इसे अब डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये ऑल दीज कम्स इन द मेथड्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। ये हमारे ऑल 5 यूनिट्स का एक क्विक रिवीजन कंप्लीट हुआ है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, and students, all the best for your exam.